बारिश, तूफान और डर से भरी एक रात। कैरेबियन सागर के बीच एक आलीशान यॉट पर एक परिवार छुट्टियां मना रहा था। टॉम, उसकी पत्नी जूलिया, बेटी कैसी और छोटा बेटा बेन। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। जूलिया समुद्र में तैरने के लिए पानी में उतरती है। शुरुआत में सब शांत होता है, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे पानी के अंदर कोई चीज उसकी तरफ बढ़ रही हो। वह आसपास देखती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। वह खुद को समझाती है कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही एहसास फिर होता है। इस बार डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। वह तेजी से यॉट की तरफ तैरने लगती है। तभी अचानक कोई चीज उसकी टांग पकड़ लेती है। जूलिया घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है। टॉम और बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। जूलिया पानी में डूबने से खुद को बचाने की कोशिश करती रहती है। कुछ देर बाद टॉम को एहसास होता है कि जूलिया काफी देर से दिखाई नहीं दी। वह चारों तरफ देखता है और तभी उसे दूर पानी में जूलिया संघर्ष करती नजर आती है। वह तुरंत पानी में कूद जाता है और किसी तरह उसे वापस यॉट तक ले आता है। परिवार उसे संभालता है, लेकिन जूलिया खुद को समझा देती है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। रात को सब मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। तभी कैसी अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करने बाहर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड शहर के ऊपर छाए अजीब काले बादल दिखाता है, लेकिन अचानक कॉल ग्लिच होकर बंद हो जाती है। कैसी जब यह बात परिवार को बताती है तो टॉम कहता है कि समुद्र के बीच होने की वजह से नेटवर्क कमजोर होगा। उसी समय बाहर से एक अजीब आवाज आती है। पूरा परिवार बाहर जाता है और देखता है कि कई व्हेल मछलियां उनके पास से गुजर रही हैं। टॉम बताता है कि व्हेल हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन तूफान आने पर वे रास्ता भटक जाती हैं। तभी अचानक यॉट जोर से हिलती है। बेन गिर पड़ता है। टॉम को लगता है कि शायद यॉट किसी चीज से टकराई है। वह नीचे जाकर जांच करने के लिए पानी में उतरता है। कुछ देर बाद वह वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर गहरा घाव होता है। जूलिया तुरंत उसका इलाज करती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा जीव उसके पीछे था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा और तभी प्रोपेलर से उसका कंधा कट गया। अब उन्हें एहसास होता है कि यॉट को काफी नुकसान पहुंच चुका है। जूलिया रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है। कैसी फोन में नेटवर्क ढूंढती है, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता। तभी कैसी को एक अजीब सा डरावना चेहरा दिखाई देता है और वह चीख पड़ती है, लेकिन वह सिर्फ बेन होता है जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा था। कुछ देर बाद यॉट पूरी तरह बंद हो जाती है। वे समुद्र के बीच फंस चुके होते हैं। अचानक रेडियो में टूटी हुई आवाज सुनाई देती है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। टॉम परिवार को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना और पानी बचा है। अब उन्हें किसी गुजरती नाव का इंतजार करना होगा। इसी बीच रडार पर कुछ दिखाई देता है। फिर आसमान में आग के बड़े बड़े गोले गिरने लगते हैं। पूरा परिवार समझता है कि उल्कापिंड धरती पर गिर रहे हैं, लेकिन टॉम को जल्दी समझ आता है कि वे उल्कापिंड नहीं बल्कि जलते हुए सैटेलाइट हैं। तभी इंजन से धुआं निकलने लगता है। यॉट अब पूरी तरह खराब हो चुकी होती है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। कंपास तेजी से घूमने लगता है, लेकिन कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता। तूफान इतना खतरनाक हो जाता है कि यॉट बुरी तरह हिलने लगती है। बेन फिर गिर जाता है और इस बार उसे चोट लगती है। अचानक जूलिया की नाक से खून निकलने लगता है। उसे चक्कर आने लगते हैं। कैसी उल्टी करने लगती है। फिर एक बहुत तेज हाई पिच आवाज सुनाई देती है। खिड़कियां टूटने लगती हैं। पूरा परिवार मौत के डर में एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाता है और फिर अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो सबसे पहले उन्हें यह देखकर राहत मिलती है कि वे जिंदा हैं, लेकिन बाहर निकलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समुद्र गायब हो चुका होता है। उनकी यॉट अब सूखी जमीन पर फंसी होती है। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ सूखा समुद्री तल दिखाई देता है। टॉम कंपास देखता है और समझ जाता है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल उलट चुके हैं। एक ऐसी घटना जो लाखों साल में एक बार होती है। फिर रेडियो पर उनका संपर्क एक आदमी से होता है जिसका नाम नाउ होता है। वह एक सबमरीन का कप्तान है। नाउ बताता है कि मैग्नेटिक पोल बदलने की वजह से समुद्र पीछे हट गया है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जल्द ही समुद्र पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ वापस आएगा। वह परिवार को चेतावनी देता है कि उन्हें तुरंत ऊंची जगह की तरफ निकलना होगा। नाउ उन्हें अपने लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भेजता है। टॉम हिसाब लगाता है कि वहां पहुंचने में 2 या 3 दिन लगेंगे।